नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले जो वीडियो बनाया था मैंने राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें हमने विभिन्न पहलुओं पे चर्चा की थी कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार सहायक थी और मध्यम वर्गीय और कुलीन वर्ग ने किस प्रकार इसमें भूमिका निभाई। 1815 के बाद जो कंजर्वेशन था, रूढ़िवाद था, वो उसके मायने क्या थे, वो किस तरह की गतिविधियां कर रहे थे और क्रांतिकारियों जिसमें जोसेफ मैसनी के बारे में हमने पढ़ा। अब आज से हम इस जो वीडियो है क्रांतियों का युग, इसमें 1848 की क्रांति के बारे में और इटली और जर्मनी के एकीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे और आयरलैंड और पोलैंड कुछ ऐसे ही क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार से जुड़े लोग भी शामिल थे। जैसा कि हमको पता है कि प्रथम विद्रोह जो फ्रांस में 1830 में हुआ, उसमें बुर्बो वंश का राजा, जिसे 1815 के बाद वापस सत्ता में बहाल कर दिया गया था, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने वापस उखाड़ फेंका और उसकी जगह 1830 की क्रांति हुई और उसकी जगह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई और इसका जो अध्यक्ष था वह था लुई फिलिप। मेटरनिक ने एक बार कहा भी था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यह मेटरनिक का प्रसिद्ध कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप पूरा परेशान हो जाता है, सर्दी जुकाम लग जाता है। जुलाई क्रांति हुई, यानी ये जो 1830 की क्रांति है, जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह उठ गया और इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड अलग हो गया। इस घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया और उनमें ही एक था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए जो संघर्ष था 1821 में शुरू हो गया था और यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों को प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति थी और हेलेनिज्म जिसे प्राचीन यूनानी संस्कृति कहा जाता था। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर इसकी प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के लिए एक जो जनमत संग्रह हुआ उसमें सभी ने साथ दिया और इनमें से एक अंग्रेज कवि था लॉर्ड बायरन। इसने धन इकट्ठा किया और बाद में ये युद्ध भी लड़ने गए और 1824 में इनकी मृत्यु हो गई। 1832 की जो कुस्तुतूनिया की संधि थी, इसकी वजह से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली और इसकी वजह से बाकी के जो देश थे उनमें काफ़ी प्रभाव पड़ा। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति, कल्चर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्चर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में अभूतपूर्व सहयोग दिया। रोमांटिसिज्म जो था सांस्कृतिक आंदोलन था, एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क दिया। यह एक प्रकार का एक सांस्कृतिक आंदोलन था और इन्होंने तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। उनकी जगह उसने जो भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी जो भावनाएं थी उन पे जोर दिया। जर्मन दार्शनिक योहान गार्डफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों का दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। इसलिए स्थानीय बोलियों पे बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना था,
जो अधिकांश लोग जहां निरक्षर थे, और यह मुख्य बात लागू होती थी पोलैंड पर, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने, ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, या फिर भी ये भाषा और संगीत के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित यहाँ पे रखी गई, और कैरोल कुरस्पी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणकार किया। यहाँ कल्चर की बात करें हम कि पोलैंड जैसे देश में यहाँ एक व्यक्ति है कैरोल कुरस्पी, इसने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा से और संगीत से गुणगान किया, और पोलेनेस और माजोरिका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यहाँ पे जो फोक डांस, फोक कल्चर है, फोक पोइट्री है, फोक सॉन्ग्स है, स्पिरिट ऑफ जो नेशन है उसकी भावनाओं को बल मिला, और इन्हीं की वजह से यहाँ जो पोलैंड की बात करें हम, इन ऐसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में देखा गया। लैंग्वेज जो भाषा है उसने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में इम्पोर्टेंट रोल निभाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर उसकी जगह रूसी भाषा को जबरन लादा गया था। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। लैंग्वेज को चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा, जो पोलैंड की भाषा थी, उसका प्रयोग हुआ, और इसका यह नतीजा हुआ कि जो बहुत सारे पादरी थे और बिशप थे उनको जेल डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि रूसी भाषा का प्रचार करने के लिए इन्होंने मना कर दिया था, और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देनी जाने लगी। इसी बीच में ये जो है 1830 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। यहाँ हम बात करेंगे यूरोप के 1830 के दशक में। यूरोप की जो ये दशक है भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में ज़बरदस्त जनसंख्या में वृद्धि हुई, और इस जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो है रोजगार कम हो गए। लोग बाग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे, और जब वो शहरों में रहने लगे तो वहाँ पे जो गंदी बस्तियाँ थी वहाँ पे लोगों की शुरुआत हुई। भीड़ भरी जो गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हुए। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस समय 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड का औद्योगिकरण था वो यूरोप महाद्वीप में उच्च स्तर का था। महाद्वीप को ये प्रतिस्पर्धा कपड़ों में ही झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इसका जो मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों से उत्पादन होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे पड़े थे। खाने पीने की वस्तुओं में दाम बढ़ गए थे, और इसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। 1848 ऐसा ही वर्ष था। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये विद्रोह, कृषक विद्रोह 1848, तो ये 1848 का जो दशक था हम बात करें ऐसा ही था। और खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए। इन्होंने जगह जगह बैरियर्स लगा दिए, और लुई फिलिप जो पहले संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की थी, लुई फिलिप के द्वारा उसको इन्होंने भागने पे मजबूर कर दिया। और राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। काम करने के जो अधिकार है उसकी गारंटी दी गई, और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इस प्रकार 1848 के जो कृषक विद्रोह हुए उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए। इससे पहले 1845 में 1845 में भी सिलेसिया में बुनकरों द्वारा ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़े लेते थे, किंतु बहुत जो दाम है उनको दिया करते थे। उदारवादियों की जो क्रांति थी 1848 में, जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीब, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त जो किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, और उन्हीं के समकालीन, उन्हीं के समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों के बीच में भी एक क्रांति हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी, और एक गणतंत्र की घोषणा की गई थी जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया,
साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते असंतोष का लाभ उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। यहीं पर एक फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया। फ्रैंकफर्ट संसद में 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में फ्रैंकफर्ट जो संसद थी, जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और एक सत्ता एक ऐसे राजा को सौंपी गई और प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस ताज को अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वही संसद का सामाजिक आधार जो था वो कमजोर हो गया, क्योंकि इस पर मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था। इन्होंने मजदूरों और कारीगरों की जो मांगी थी उसका विरोध किया, इस वजह से ये अपना समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया और इस प्रकार की जो फ्रैंकफर्ट जो संसद थी 1848 की, वो भी असफल हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं के अगर हम राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो यह बहुत विवादास्पद मुद्दा था, क्योंकि हालांकि वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए गए थे, अखबार भी शुरू किए, राजनीतिक बैठकों में भी भाग लिया, असेंबली के चुनाव में भी भाग लिया, लेकिन फिर भी महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाएं सिर्फ प्रेक्षकों की हैसियत से, ऑब्जर्वर की हैसियत से विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीर्घा में बैठी हुई थी। हालांकि जो रूढ़िवादी ताकतें थी 1848 में उदारवादी आंदोलनों को उन्होंने दबा दिया था, लेकिन वो वापस 1815 यानी 1815 की जो पूर्व स्थिति थी उसको बाहर नहीं कर पाई थी। राजाओं को ये समझ में आ गया था कि अब उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को खत्म किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरों की समाप्ति कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैंगुआरों की जो प्रभुत्व थी उसका रास्ता साफ हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है जर्मनी और इटली का निर्माण। यूरोप में किस प्रकार इन राष्ट्रवाद की भावनाओं के द्वारा जर्मनी और इटली का निर्माण हुआ, इसी विषय में हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। क्या हम देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास प्रारंभ हो चुके थे। 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, मगर इसको दबा दिया गया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों जंकर्स ने भी समर्थन किया था। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के नेतृत्व का आंदोलन संभालिया, यानी प्रशा के नेतृत्व में ही जो जर्मनी बहुत सारे राज्यों में विभाजित था और नेपोलियन ने 39 राज्यों का संघ बना दिया था, उसमें सबसे बड़ा प्रशा ही था। और अब प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाल लिया था और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को, और वही जर्मनी के एकीकरण का जनक था जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसने 3 युद्धों के द्वारा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों से प्रशा को जीत लिया और एकीकरण की प्रक्रिया थी उसे पूर्ण किया। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया।
इस मानचित्र में आप देख सकते हैं जो प्रशा है वो केंद्रीय भूमिका में है और इसी के द्वारा यहाँ पे जो है इसका एकीकरण हुआ। यहाँ पे जो मुख्य इसकी लड़ाइयाँ हुई वह सेलेश्विक और होलेस्टाइन को लेकर जो डेनमार्क के पास था, और ये जो ऑस्ट्रिया साम्राज्य है और इस साइड में फ्रांस साम्राज्य। तो सबसे पहले 1864 में उसकी जो प्रमुख लड़ाई हुई डेनमार्क को लेकर, श्लेस्विग और होलेस्टाइन को लेकर। फिर 1866 में उस प्रशा और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई हुई और 1870 में उसकी फ्रांस और प्रशा की लड़ाई हुई, और इन 3 युद्धों के माध्यम से उसने जर्मनी का एकीकरण कर दिया और जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा। यहाँ पे वर्साई के शीर्ष महलों में जो बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई, और जो इनका शीर्ष महल है हॉल ऑफ मिरर्स, इसमें काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। साथ ही साथ जो नवीन परिवर्तन किए गए, नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया, और प्रशा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बना। अगले हम बात करेंगे इटली की। जर्मनी की भांति इटली का भी एकीकरण हुआ, और ये भी जो इसके राजनीतिक विखंडन का इसका काफ़ी लंबा इतिहास है। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल सार्डिनिया और पीटमोंट एक इतालवी राजघराने का शासन था। इसमें चित्र में आप देख सकते हैं जो इटली है उसका नक्शा दिखाई दिया है, उसमें बता रखा है कि जो उत्तरी इटली है उस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, और ये जो सार्डिनिया और पीटमोंट है सिर्फ इसे पर ही इटली का अधिकार था। ये बीच वाला जो हिस्सा है वो पोप के अधीन था, जो पेपल स्टेट है वो पोप के अधीन था, और जो ये नेपल्स और सिसिली है, जो दोनों सिसिलियों हैं, इस पे स्पेन के बुर्बो वंश का अधिकार था। 1830 के दशक में मैजिनी ने एकीकृत इटालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था। उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली जो है एक गुप्त संस्था का निर्माण भी किया था। हमने पिछले अध्याय में इसको पढ़ा था, यंग इटली और यंग यूरोप। उसने गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी थी सार्डिनिया पीटमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पे आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। यहाँ पे जिस प्रकार जर्मनी का जो नेतृत्व किया बिस्मार्क ने, उसी प्रकार काबूल के नेतृत्व में इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाला जो आंदोलन है उसी का नेतृत्व किया काबूल ने। ये न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं अधिक फ्रेंच बोल लेता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीटमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूल का हाथ था। सार्डिनिया पीटमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में सफल हुआ। उसने नेपोलियन जो है तृतीय से संधि की और उसके बाद उसने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। नियमित सैनिकों के अलावा जूसेफ गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भी भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भाग लिया युद्ध में। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी जिसमें निरंकुशता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबोल्डी को समर्थन दिया उन्होंने इटालिया शब्द के बारे में कभी नहीं सुना था, यहाँ तक कि वो ऐसे मानते थे कि इटालिया जो है विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तां। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र राज्य का जो मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक नहीं हुआ बल्कि उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। एक लंबी चलने वाली यह प्रक्रिया थी, इसका निर्माण अचानक नहीं हुआ था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राज्य था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले जो अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट,
आयरिश की मुख्य जातीय जो थी नजातीय थी, इन सभी जातियों के समूह की अपनी जो सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूहों के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ और लंबे संघर्ष के बाद एक संसद में 1888 की क्रांति हुई और इसके तहत सत्ता छीन ली गई। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसका केंद्र था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा और जो स्कॉटलैंड की संस्कृति थी, राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। इनको अपनी आज़ादी व्यक्त करने का भी जो है अधिकार नहीं था। कैथोलिकों ने भी जब आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें दमन का सहारा करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक को पहनने की भी मनाही थी और कुछ लोगों को तो अपना वतन छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट मानने वालों बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचला गया। वोल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इस प्रकार हमने इस जो चर्चा में देखा कि किस प्रकार इटली में, जर्मनी में और इंग्लैंड में राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। कहीं पे सैनिक क्रांति द्वारा, कहीं पे संसद द्वारा, कहीं पे जबरदस्ती इस जो राष्ट्रीय भावनाओं को बल मिला। और अगले वीडियो में हम दो जो वीडियो हैं हमारे, उसमें राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीच में क्या तालमेल है उसके विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।